डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में करंट अफेयर्स के सीरीज़ नंबर 4 पे डिस्कस किया जाएगा। इस सीरीज़ में मई महीने के सेकेंड वीक के जितने भी टॉप क्वेश्चंस बने उसको कवर किया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है आकाश, गरुड़, कोयल और नमन। तो इसका सही आंसर होगा, वो आंसर है आपका गरुड़। तो हाल ही में महानिदेशालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ नाम का एक पोर्टल जारी किया। अब थोड़ा समझते हैं इसका मतलब क्या है। गरुड़, पहले तो गरुड़ गरुड़ पोस्ट जो गरुड़ ये टाइटल है, इसको जो इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे यहाँ पे GARUD, इसका मतलब ये है। और इसका जो पूरा फुल नेम बनता है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। इसका पूरा नाम ये पड़ेगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक, अब समझते हैं कि आखिर ये ड्रोन, ये जो पोर्टल, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पे फुल फॉर्म में ड्रोन भी है। तो समझिए, ये एक निदेशालय है जिसे कहते हैं DGCA। DGCA पूरी तरीके से एक सिविल एविएशन है, जो कि पूरी तरीके से जितने भी हवाई से रिलेटेड जितनी भी दुर्घटनाएं हैं, हवाई सुरक्षा संबंधित जितने, उस तरीके से पूरा ये DGCA उस तरीके से रिलेटेड पूरा क्षेत्र की जिम्मेदारी DGCA के ऊपर रहती है, जिसको हिंदी में कहते हैं नागरिक उड्डयन निदेशालय। पूरी तरीके से वर्ष इसका रहता है। ठीक, अब ये समझिए, जैसे ये कोविड-19 जैसे मसला चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे राज्य हैं जो कि ड्रोन से पूरी तरीके से देख रेख कर रहे हैं। कोविड-19 से कहाँ पे लोग मरीज हैं, किस तरीके से, और कई तरीके से ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज किया जा रहा है। तो होता ये है कि ड्रोन जब भी किसी राज्य को जब प्रयोग करना होता है तो उसको केंद्र सरकार से उसको मदद लेनी पड़ती है। तो इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से मदद लेने में काफ़ी सहूलियत दी जाएगी। तो इसी के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सहूलियत के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया और इस पोर्टल का नाम है गरुड़। अब समझिए, आप जिसे देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी गिरी हुई हैं, काफ़ी हद तक अर्थव्यवस्था नीचे चल रही है। ठीक, तो इसके वजह से राज्य सरकारों के लिए ये चाहिए कि जो ये ड्रोन से संबंधित जितनी भी इकोनॉमी है, जितने भी नए नए स्टार्टअप ड्रोन से रिलेटेड बनेंगे, तो वो काफ़ी हद तक किसी भी जो राज्यों की इकोनॉमी को बढ़ाने में और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में, और काफ़ी हद तक जहाँ तक मान लीजिए ड्रोन की वजह से होगा क्या, अब हर जगह इंसान तो सैनिटाइज करने के लिए नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पे ड्रोन को पहुँचाया जाएगा उन क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के लिए। तो काफ़ी ये फ़ायदेमंद चीज़ होगा, इसीलिए इस सहूलियत के लिए गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के किस एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव के कारण एक हादसा हो गया था। इतनी इसको आंसर सबको पता होगा। इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। 7 मई को 2020 को, इसी जो पिछला हफ्ता था 7 मई 2020 को, आप जानते हैं कि जब कोविड-19 के तहत जब तीसरा लॉकडाउन जब लागू किया गया, लॉकडाउन जब तीसरा लगाया गया, तो उसमें कुछ सहूलियत दी गई थी। जैसे कुछ कंपनियां जो बंद पड़ी थी, उनमें कुछ कंपनियों को ये सहूलियत दी गई थी कि वहाँ के जो मालिक होंगे वो अपने वर्करों में से 33% लोगों को छांट करके वो अपनी जो बंद कंपनी है उसको फिर से रिफाइन करने में, फिर से क्लीनिंग करने में ठीक से फिर से उनको बुला सकते हैं। अब जो भी वहाँ की जो कंपनी थी उसने 33% स्टाफ को बुलाया। अब बुलाने के बाद हुआ क्या, अब हुआ ये कि अचानक वहाँ पे कई लोग इकट्ठा थे और अचानक वहाँ पे गैस का रिसाव हो गया। ठीक है, और वो जो कंपनी थी वो LG पॉलीमर कंपनी थी, और वहाँ पे एक गैस का रिसाव हो गया। अचानक देखा गया कि धीरे धीरे वहाँ पे लोग गिरने लगे और कुछ लोग वहाँ पे बेहोश होने लगे। अब जो गैस निकली थी उस गैस का नाम था स्टाइलिन। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में यही बनेगा। स्टाइलिन नाम की गैस थी जिसकी वजह से करीब वहाँ पे 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 325 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो ये था कुल मिलाकर, इसको याद रखिएगा। इसमें आपको याद क्या करना, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम 7 मई 2020 डेट याद रखनी है, और कंपनी का नाम याद रखना है LG पॉलीमर, और जो गैस थी स्टाइलिन, इसको आपको याद रखना है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में श्योर क्वेश्चन ये बनेगा। पर्यावरण भी बन सकता है और करंट अफेयर में भी क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक, अब लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इसका जो सही है, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए करंट में ऐसे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि नाम कभी सुना नहीं होता व्यक्ति और लगता है कि चारों में से सभी हो सकते हैं, तो इसलिए तुक्का यहाँ पे नहीं चलता है। इसमें आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। इसमें जो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, TS त्रिमूर्ति, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है निर्मल त्यागी और चौथा है मोहन लाल। तो इसमें सही आंसर होगा, इसमें सही आंसर है TS त्रिमूर्ति। ठीक है, TS त्रिमूर्ति। अब समझते हैं थोड़ा, इसमें एक शब्द है अस्थायी प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र में एक हर देश के
हर देश द्वारा एक अपना अस्थायी प्रतिनिधित्व वहाँ के लिए अधिकारी भेजा जाता है, जो वहाँ पे हर देश का एक वहाँ पे यूएन में अपना कार्य जो भी होगा, भारत के जो भी पहुँचाए जाने वाली बातें होंगी उस सबको वही करते हैं, ठीक। और कुछ और उनको सभी देशों द्वारा, जैसे कि उनको यूएन का ये टीएन त्रिमूर्ति जो हुए उनको अस्थायी प्रतिनिधि भी कहा सकता है, और उनको ये भी कहा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन है। तो आपका क्वेश्चन आपका ये भी होगा, टीएस त्रिमूर्ति। जितने लोग अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं उनको यूएन का राजदूत भी कहा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए भारत की तरफ से ये यूएन में राजदूत हैं, अब मान लीजिए चाइना का जो व्यक्ति जाएगा वहाँ पे अस्थायी प्रतिनिधित्व बनेगा, वो चाइना के नज़र में वो चाइना का यूएन में राजदूत कहलाएगा। अगर कोई मान लीजिए बांग्लादेश का चला जाए या अमेरिका का अगर जाए तो अमेरिका का वहाँ पे राजदूत कहलाएगा, जो व्यक्ति वहाँ पे अस्थायी प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि जो भी संयुक्त राष्ट्र हैं इसमें जो बड़े बड़े पद होते हैं उसमें कुल मिलाकर भारत के 8 व्यक्ति उस पद पर वहाँ पे आसीन है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, भारत के 8 व्यक्ति भारतीय लोग वहाँ पे 8 पदों पे नियुक्त हैं, ठीक। अब जो टीएस त्रिमूर्ति हैं 1985 बैच के, याद रखिएगा 1985 बैच के ये आईएफएस अधिकारी थे। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। अब यहाँ पे एफ का मतलब फॉरेस्ट मत कर लीजिएगा, यहाँ पे एफ का मतलब है यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब ये अधिकारी जब नियुक्त किए जा रहे थे इनसे पहले कौन थे। इनसे पहले जो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे उनका नाम था सैयद अकबरुद्दीन। तो इसको याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, सैयद अकबरुद्दीन, ठीक है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जब पूछा ऐसा आ सकता है कि हाल ही में टीएस त्रिमूर्ति जो नियुक्त किए गए हैं इनसे पहले उस पद पे कौन आसीन थे, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला नाम है साइरस पूनावाला, दूसरा है गौतम आडवाणी, तीसरा है सुनील मित्तल और चौथा है मुकेश अंबानी। इनको सही करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें सही आंसर है वो मुकेश अंबानी है। इस बार एक लिस्ट जारी की गई जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन है उनका नाम मुकेश अंबानी, और उनकी जो टोटल संपत्ति इस बार जो आंकी गई है वो है $36.8 बिलियन, ठीक है। बिलियन आप देख लीजिएगा, बिलियन मैं क्लास में बता चुका हूँ। 36.8 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। अब ये इसी की वजह से ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति इस बार माने गए हैं। और ये नहीं कि इनकी टोटल संपत्ति इतनी थी, कोविड-19 की वजह से इनकी संपत्ति पे भी प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 की वजह से अंदाज़ा लगा है, उस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि कोविड-19 के जो भी संक्रमण है उसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था में, मुकेश अंबानी की अर्थव्यवस्था में 13.2 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। उसके बावजूद ये फिर भी ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। साथ ही साथ पूछ सकता है कि दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो भारतीय एक व्यवसायी, उनका नाम है राधा किशन दमानी। याद रखिएगा, राधा किशन दमानी, ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी जो संपत्ति है वो 13.8 बिलियन डॉलर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो भारत सबसे अमीर व्यक्ति, उनका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी, और दूसरे नंबर पर हैं राधा किशन दमानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लिया गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है। ये सबको पता है कि पिछले सप्ताह ही 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, ठीक है। अब इस दिवस को होता क्या है, ये दिवस विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकी विकास को दर्शाता है भारत में, कि भारत ने कैसे तरक्की किया है 11 मई से रिलेटेड, ठीक है। होता ये है कि हमारे देश में 1998 वर्ष 11 मई 1998 में भारत एक विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा था, क्योंकि 11 मई 1998 को ही भारत ने एक सफलतापूर्ण एक परमाणु परीक्षण हुआ था। इसी की वजह से भारत विश्व में काफ़ी एक ताकतवर देश बनकर उभरा था, ठीक है। इसी सफलता के बाद उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने इसी की वजह से 1 साल के बाद वर्ष 1999 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की घोषणा की थी, और तभी से 11 मई 1999 से भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में मनाया जाने लगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए। तो ये है कि मतलब मध्य प्रदेश के जो हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है शिवराज सिंह। उन्होंने घंटे, जैसे कि मजदूरों की औसतन जो कई सारे एक्ट के तहत मजदूरों की जो अधिकतम काम करने की सीमा 8 घंटे है, लेकिन वहाँ पे एक उसको संशोधन किया गया, उसमें 12 अब ये कर दिया गया है कि वहाँ के मजदूरों को अब एक दिन में 12 घंटे का काम करना पड़ेगा। अब ये तो एक तरह से
और ना ही है अगर उनको अगर एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी जाती है, सिर्फ 12 घंटे काम कराया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये नियमों के खिलाफ और कहीं ना कहीं हद अधिक से अधिक उनके क्या है, एक तरह से शोषण कह सकते हैं इसको। अगर 12 घंटे काम करा के अगर 12 घंटे की सैलरी दी जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 12 घंटे ही काम करा के 8 घंटे की सैलरी दी गई तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। अब उनका कहना ये है कि जैसे बहुत सारे विवाद हुए कि मजदूरों के तो शोषण है, 8 घंटे से 12 घंटे काम कराया जाएगा। अभी पूछा गया ऐसा क्यों, तो उनका कहना ये था कि कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था उद्योग जो गिरा है उनका मकसद ये है कि अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाया जाए। जिससे प्रोडक्शन अधिक होगा तो होगा ये, जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो वस्तुएं अधिक उत्पादित होंगी और डिमांड अधिक बढ़ेगा। तो इस वजह यही कुल इनका मसला है। तो वही टाइमिंग को बढ़ाकर 8 घंटे से 4 घंटे बढ़ा दिया गया, अब 12 घंटे उनको काम करना पड़ेगा इस तरीके से। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के जो ठेकेदार, दुकानदार, जो व्यवसायी होंगे, वहाँ के जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया, जो ईज़ ऑफ डूइंग जो प्रक्रिया है वहाँ पे 30 दिनों में होता था। अब ये लाइसेंस लेने, कोई व्यापार को लाइसेंस लेने की प्रक्रिया 4 दिन में ही कर ली जाएगी। तो ये सरकारों का अपना अपना देखना है। देखिए सरकारों का अब सिर्फ इकॉनमी बढ़ाने से नहीं होगा, साथ ही साथ सबका एक तरीके से देखना पड़ेगा। ये तो आप अपना विचार अपना देख सकते हैं। ये है तो आज के क्वेश्चन, ये कुल टॉप 6 क्वेश्चन थे जो कि मई महीने के सेकेंड वीक से लिए गए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर इसको डिटेल में आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर और इसको नोट्स बना लीजिएगा, काफ़ी आपको काम देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।